गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में हमने अभी तक कैपलर्स लॉ है ये डिस्कस कर लिए हैं। 3 कैपलर्स लॉ वर देयर एंड सेकेंड एंड थर्ड कैपलर्स लॉ वी हैड डेराइव्ड एंड नाउ टुडे in today's class we will discuss about Newton's law of gravitation, and this is also known as universal Newton's law of gravitation. Okay, न्यूटन ने ये जो लॉ दिया है ग्रेविटेशन से रिलेटेड, ये पूरे यूनिवर्स में एक साथ हम अप्लाई कर सकते हैं और इसी लॉ की हेल्प से जितनी भी प्लैनेटरी मोशन है, सोलर इक्लिप्स है, लूनार इक्लिप्स है, इन सब को एक्सप्लेन किया जा सकता है। और इसी वजह से हम ये मान रहे हैं कि जो न्यूटन्स ने लॉ दिया है ये बिल्कुल करेक्ट वैलिड है एक दूसरे के लिए। ठीक है, तो देखते हैं आपका ग्रेविटेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ग्रेविटेशन चैप्टर है हमारा ये। अब इसमें आपको ये देखना है ग्रेविटेशन है ये। ठीक है, देखो सबसे पहले हम यहां पे बात कर रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। जो ग्रेविटेशन का लॉ है ये न्यूटन ने डिफाइन किया था और इसी लॉ को हम आज तक यूज़ कर रहे हैं। इसका कोई अदर लॉ, इसका पैरेलल दूसरा लॉ हमारे पास नहीं है। ठीक है, ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए अभी तक जो सबसे बेस्ट जो लॉ माना जाता है, सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल, सबसे ज़्यादा चीज़ों को जो एक्सप्लेन कर सकता है वो लॉ कौन सा है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, इस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसके लिए डिफाइन होता है? ये दो अलग अलग मास बॉडीज के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, दो मास बॉडीज कौन सी होगी? ये देखो आपके पास एक मास बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1, ये मास है m1, और दूसरा जो मास है, दूसरी जो बॉडी है, इसका मास कितना है आपके पास? m2 इसका मास है। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट हो गए। इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है r। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू m1, ये m1 आ गया, एंड मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू m2, एंड डिस्टेंस बिटवीन m1 एंड m2 इज इक्वल्स टू r। ये दोनों के बीच में क्या है? ये डिस्टेंस है। तो अब न्यूटन्स के अकॉर्डिंग आप डिफाइन कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted between two mass body is directly proportional to product of mass m1 m2. Okay, the first statement is Newton's law of gravitation, gravitational force of attraction between two mass body is directly proportional to product of their mass m1 एंड m2। दोनों का जो मास है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इन डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये। ठीक है, इसके रेसिप्रोकल के प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर के। ये आपके पास न्यूटन्स का सेकंड स्टेटमेंट है। इन दोनों स्टेटमेंट को आप कंबाइन करोगे, कंबाइन 1 एंड 2, इन दोनों को हम कंबाइन करने पर ये क्या निकलेगा? F इज प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2 अपॉन r स्क्वायर। F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो इन दोनों का प्रोपोर्शन साइन
कोई भी कैलकुलेशन हम प्रोपोर्शनल साइन की हेल्प से नहीं कर सकते। इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस प्रोपोर्शनल साइन की जगह पर कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा एंड दिस कांस्टेंट इज इक्वल्स टू कैपिटल जी। यहाँ पर जो कांस्टेंट के होगा उसको हम कैपिटल जी लिखेंगे, कैपिटल जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ओके, दिस वन इज आवर न्यूटन्स force of gravitation between two mass body with their masses m1 and m2 and both are separated by a distance of r। ये r डिस्टेंस को यहाँ पर सेपरेट कर रहे हैं, इसको आप क्या बोल रहे हो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोल रहे हो, ठीक है ना। अब ये न्यूटन्स के अकॉर्डिंग ये लॉ आ गया, F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ पर जो आपके पास g है, g इज ए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो g को हम क्या लिखेंगे, g यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। और इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू ऐसा यूनिट्स में होगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब इसकी यूनिट क्या है, यूनिट की बात करेंगे कि व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो देखो यूनिट ऑफ जी, इस जी की यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट्स की हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखना, वी नो, you know that gravitation force of attraction is given by Newton. This force is this one. F is equals to capital G m1 m2 upon r square। आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, जिस किसी फिजिकल क्वांटिटी का आपको यूनिट फाइंड आउट करनी हो या उसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना हो, तो आप इस फिजिकल क्वांटिटी को उन क्वांटिटीज की, इस क्वांटिटी को उन क्वांटिटीज की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लो, एक्सप्रेशन लिख दो उनका, जिनकी डायमेंशनल फॉर्मूला और जिनकी ऐसा यूनिट आपके लिए नोन है। ओके, तो यहाँ पर आपके पास फोर्स की वैल्यू नोन है, मास m1 m2 की वैल्यूज नोन है, इसकी जो ऐसा यूनिट है वो नोन है आपके लिए, और जो डिस्टेंस है इसके लिए, इसकी वैल्यू भी क्या है आपके लिए, नोन है। तो आप इसके लिए लिखोगे g इज इक्वल्स टू f r स्क्वायर अपॉन m1 m2, f r स्क्वायर, जी इधर आ जाएगा और बाकी सब कुछ इधर चला जाएगा, ठीक है। तो नाउ F इज न्यूटन, R इज डिस्टेंस मीटर स्क्वायर, नीचे kg इंटू kg। इसको आप सॉल्व करोगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ न्यूटन्स, दिस यूनिवर्सल लॉ ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है, जो ऐसा यूनिट वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये आपके पास यहां पर आ जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। अब अगर आपके पास इस क्वांटिटी का, इस कांस्टेंट की अगर वैल्यू सीजीएस यूनिट में लिखनी है, तो सीजीएस में क्या आएगा, न्यूटन की जगह क्या लिख दोगे, डाइन लिख दोगे। न्यूटन की जगह क्या आ जाएगा, डाइन। मीटर की जगह कौन आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और मीटर की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और किलोग्राम की जगह आ जाएगा ग्राम स्क्वायर, ठीक है। डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। और इसकी वैल्यू को अगर आप चेंज करके लिखोगे, तो इसकी वैल्यू को चेंज करके लिखने के लिए आपको कितना पड़ेगा, ये आएगी 6.67 इंटू 10⁻⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। दिस इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड ऐसा यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड सीजीएस यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जहां पे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। दिस वन इज इट्स ऐसा यूनिट,
SI फॉर MKS यूनिट। ओके, सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट्स है, जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट का इंटरनेशनल सिस्टम है उसके अंदर यूनिट है कितनी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। लेकिन जो CGS जो अदर सिस्टम है जिसके अंदर यूनिट्स कंपैरेटिवली छोटी होती है, वो वैल्यू क्या है, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ G, इस G का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो अगेन वी हैव फोर्स इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर एंड G इज इक्वल्स टू F r स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो ये सारी वैल्यूज आपके लिए क्या है, नॉन है, ये सारी वैल्यूज आपके लिए नॉन है। तो ये वैल्यू आ जाएगी फोर्स के लिए m1 L1 T माइनस 2 L स्क्वायर, ये लेंथ के लिए L स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m1 L1 T माइनस 2 फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होता है। अगर ये पता नहीं है तो ये लर्न कर लो आप, ये लर्न करने की चीज है। R इज अ काइंड ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला L होता है, इसका स्क्वायर होने के कारण यहाँ पे स्क्वायर आ गया। नीचे m1 मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 होगा, और अगेन जो m2 मास है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी m टू द पावर 1 होगा। इसको सोल्व कर दो आप एक तो यहां से m कैंसिल हो गया, रिमेनिंग क्या बचेगा, m माइनस 1, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा। लेंथ L टू द पावर 3, T टू द पावर 2। तो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ G। डायमेंशनल फॉर्मूला को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज करके रखते हैं, ध्यान रखना इस बात को। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर किसको क्लोज करके रखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला को। ओके, तो ये आपका ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिट ऑफ G एंड डायमेंशनल फॉर्मूला, इतनी चीजें हमने आज के लेक्चर में की है। इसमें मैं आपको एक बार और ब्रीफ कर देता हूं एक बार, कि जो आपके पास न्यूटन्स लॉ है ग्रेविटेशन के लिए, इस न्यूटन्स ने दो अलग अलग टू डिफरेंट मास ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में बताया है। और इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, अगर दोनों मासेस m1 एंड m2 है तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ m1 एंड m2। मास m1 एंड m2 के दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। एंड F इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की इसकी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देन कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को आप कंबाइन करोगे तो F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। एंड नाउ वी हैव दिस F इक्वल्स टू G। प्रोपोर्शन साइन के लिए हमें यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और दिस कांस्टेंट इक्वल्स टू G, कैपिटल G, ठीक है। F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो G क्या है, एक कांस्टेंट है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हमने। G इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, एंड 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8 डाइन मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर इज द SI वैल्यूज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहां पे हमने इसकी यूनिट फाइंड आउट की है। यूनिट के लिए आपको F का फॉर्मूला पता कर लो, तो इसको G का ऐसी टर्म्स में पता करना है जो आपको ऑलरेडी पता है। तो F, R, M इन सब की यूनिट पता है, तो आपने यूनिट लिख दी। डायमेंशनल फॉर्मूला, इसके लिए आपको डायमेंशनल फॉर्मूला उसमें कन्वर्ट करना है जिसमें आपको पता हो पहले से, तो ये आपने कर लिया। अब हम बात करते हैं कि जो न्यूटन्स का जो लॉ है इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है, क्या ये सही भी है, कोई इसका एविडेंस है कि हम यहां पर इस न्यूटन्स लॉ को वैलिड मान सकते हैं? तो यस, देयर आर सो मेनी एविडेंस। फर्स्ट है आपके पास जो अर्थ है, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो इस जो मोशन है, इस मोशन को बहुत हद तक, एक बहुत गुड एक्सटेंट तक एक्सप्लेन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। बहुत अच्छे वे में इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। फिर है आपके पास जो सोलर इक्लिप्स है एंड लूनार इक्लिप्स है, इसकी वैल्यू भी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हेल्प से, इसकी हेल्प से हम बहुत अच्छे से यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं द प्रेडिक्शन ऑफ सोलर इक्लिप्स
एंड लूनार इक्लिप्स, इसकी जो प्रेडिक्शन है, जो टाइम पीरियड है इसका, वो हम एडवांस में कैलकुलेट करके रखते हैं। हमारा जो कैलेंडर होता है, जो हम जिसमें डेट्स वगैरह डिटेक्ट देखते हैं, कंसिडर करते हैं, तो वहाँ पर ऑलरेडी उसके अंदर पता होता है, पहले से दिया होता है कि इस दिन को इतनी बजे से लेकर इस टाइम से लेकर इस टाइम तक का ल्यूनार इक्लिप्स है, या फिर इस टाइम से इस टाइम को लेकर सोलर इक्लिप्स है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होती है वहाँ पे। फिर क्या है, जो आपके पास ओशियन में, सी में जो टाइड्स आती है, तो टाइड्स किसके कारण आती है, उसको भी हम न्यूटन्स लॉ से एक्सप्लेन करते हैं कि टाइड्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स ऑफ मून एंड द वाटर ऑफ ओशियन। जो ओशियन का पानी है उसके और जो मून के बीच का जो अट्रैक्शन है उसके बीच में जो लगने वाला फोर्स है, उसी की वैल्यू से हम इसको करते हैं। फिर जितने भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं उनकी जो लॉन्चिंग है वो भी न्यूटन्स लॉ की हेल्प से उनका टाइम पीरियड वगैरह कैलकुलेट करते हैं। तो ये सब चीज़ें इसी की हेल्प से की जा सकती है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, एंड इट इज द लॉ विच कैन डिफाइन ऑल द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू अर्थ, मून, सैटेलाइट, प्लैनेटरी मोशन, आर्टिफिशियल सैटेलाइट वेरी 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 एक्यूरेटली, ठीक है। तो इसके बाद जो आपका एक है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जी। हाँ, एक बात का और ध्यान रखना आपको, इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू और ये जी की वैल्यू बोथ आर डिफरेंट क्वांटिटी। ये दोनों क्या अलग अलग क्वांटिटी है। ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट मींस ये पूरे यूनिवर्स में एक साथ इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 6.67 × 10⁻11 रहेगी, फिक्स है ये। लेकिन अगर हम बात करेंगे इस जी की, इसकी वैल्यू टाइम के साथ साथ, टाइम नहीं जगह के साथ साथ हमेशा चेंज होती रहती है, ठीक है। अगर अर्थ सरफेस की बात करें तो इसकी वैल्यू है हमारे पास 9.8। अगर मून के सरफेस की बात करें तो इसकी वैल्यू 9.8/6 हो जाएगी, उससे 6 टाइम्स कम हो जाएगी। अगर हम पोल्स के ऊपर बात करें तो इसकी वैल्यू डिफरेंट रहेगी। इक्वेटर पे बात करें थोड़ी वैल्यू अलग डिफरेंट रहेगी। और सरफेस की बात करें इसकी वैल्यू अलग रहेगी। हम हाइट की बात करेंगे इसकी वैल्यू थोड़ी और अलग रहेगी। ऐसे करते करते इसकी हर जगह वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। तो इसलिए इसको हम अलग तरीके से सोल्व करेंगे, इसको हम देखेंगे। तो इस जी की वैल्यूज में जो वेरिएशन हो रहा है, जो मैं आपको वेरिएशन बता रहा हूं, इस वेरिएशन को भी हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इस वाले लॉ से हम क्या कर सकते हैं, हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और वो वेरिएशन प्रैक्टिकली बिल्कुल मेजर किया गया है, इसलिए हमने न्यूटन्स लॉ का एक करेक्ट लॉ माना है। हम आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे बेटा। और इन टुडेज लेक्चर वी हैव डिफाइंड दिस न्यूटन्स लॉ G and its unit in dimensional formula, and in next lecture we will discuss about vector form of Newton's law of gravitation। इसी लॉ का वेक्टर फॉर्म डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।